Hello student, myself Mr. Shiv. Through in this video I am going to explain you chapter number 3, Delhi, 12th to 15th century. Okay, so let's start here the line by line explanation of this chapter. In chapter 2 we see that regions like the Kaveri Delta became the center of the large kingdom. अध्याय 2 में हमने देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों का केंद्र बन गए. ओके, डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज अ कैपिटल. क्या आपने गौर किया है कि दिल्ली की राजधानी बनाने वाली किसी राज्य का कोई जिक्र नहीं है. दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी. ऐसा इसलिए था क्योंकि दिल्ली 12वीं शताब्दी में ही एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था. ओके, टेक अ लुक एट टेबल नंबर 1. You can see the table number in the next page in 31. Okay, Delhi first became the capital of kingdom under the Tomar Rajput. टेबल नंबर 1 पर एक नज़र डालते हैं तो हमें पर यह पता चलता है कि दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी. Who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred as to Chahmanas of Ajmer, जिन्हें 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहानों, जिसे चहमन भी कहा जाता है, ने पराजित किया था. ओके, इट वॉज अंडर द थोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर. तोमर और चौहान के शासनकाल में ही दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था. ओके, मैनी रिच जैना merchants lived in the city and constructed several temples. कई जैन व्यापारी शहर में रहते थे और उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया. कॉइन्स मिंटेड हियर, यहाँ ढाले गए सिक्के. कॉल्ड दिल्ली वॉल हैड अ वाइड सर्कुलेशन, जिन्हें दिल्ली वॉल कहा जाता था, व्यापक रूप से प्रचलित था. ओके, The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of a subcontinent started with the foundation of a Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही दिल्ली का एक ऐसी राजधानी के रूप में रूपांतरण शुरू हो गया जिसे उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया. Take a look at the table number 1 again and identify that 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. टेबल नंबर 5 पर आप एक नज़र डालेंगे तो वहाँ पर आपको 5 जो डायनेस्टीज़ यानी जो रूलर थे उनका नाम आपको 1 बाई मिलेगा. वो आपको पेज नंबर नेक्स्ट में मिलेगा. ओके, अभी हम आपको दिखाते हैं. The Delhi Sultans built many cities in the area that we now known as Delhi. दिल्ली के सुल्तानों ने उस क्षेत्र में कई शहर बसाए जिसे अब हम दिल्ली के नाम से जानते हैं. लुक एट मैप नंबर 1 एंड लुक एट दिल्ली. दिल्ली है खूना, सीरी एंड जहापना. मानचित्र 1 में देखें और दिल्ली है खूना, सीरी और जहापना का पता लगाएं. ओके, यू कैन सी हियर दिल्ली खूना. ओके, एंड जहापना यहाँ पर और सीरी यहाँ पर आप देख सकते हैं. टर्न यू पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ पेज नंबर 31. यू कैन सी हियर द रूलर ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली में जो जो राजाओं ने राज्य किया उनका यहाँ पर क्रम लाइन बाय लाइन सबका जो है नाम लिस्ट में आप देख सकते हैं. राजपूत डायनेस्टी में 2 राजा हुए थे, एक तोमर थे और एक चौहान थे, जिनका शासनकाल यहाँ पर मेंशन किया गया है. नेक्स्ट आपको तुर्कीज़ रूलर में कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया एंड गयासुद्दीन बलबन. ओके, 4 थे इसमें. नेक्स्ट आपका खिलजी डायनेस्टी में 2 राजा थे, जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी. नेक्स्ट आपका तुगलक डायनेस्टी, इसमें 3 राजा हुए थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक. सबका कार्यकाल यहाँ पर दिया गया है कि किस सन में वो राजा बने और किस सन तक उन्होंने अपना शासनकाल संभाला. ओके, नेक्स्ट आपका सैयद डायनेस्टी, जिसमें सिर्फ एक ही राजा थे, खिज्र खान. ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका लास्ट में जो है लोधी डायनेस्टी है. ओके, सो टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ पेज नंबर 32. अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान्स. दिल्ली को सुल्तान के अधीन समझना. ओके, हिस्ट्रीज आर नोन एज तारीख. सिंगुलर में आप तारीख आप हिस्ट्री के रूप में देखेंगे
और त्वारिक जो है प्लूरल में है। इन पर्सियंस द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। ओके, द ऑथर्स ऑफ द त्वारिक वर लर्नड मैन। जो आपके त्वारिक के जो लेखक थे वो बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मीन्स लर्न व्यक्ति थे। इनके अलावा सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, पोइट्स थे एंड कोर्डियार्स थे, हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज्ड रूलर ऑन द गवर्नेंस, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। फिर से मैं इसको आपको बताता हूँ इस लाइन को। त्वारीख के लेखक विद्वान व्यक्ति थे। ओके, सेक्रेटरीज का मतलब होता है प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो शासन प्रबंध करते हैं, पोइट्स मतलब कवि, ओके, और दरबारी, ओके, हु आर बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर ऑन द गवर्नेंस, हैं, जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को शासन के बारे में सलाह देते थे। ओके, द सर्किल ऑफ द जस्टिस, द सर्किल ऑफ द जस्टिस का मतलब होता है न्याय का घेरा। ओके, फ़ख्र मुदब्बिर रोड इन द 13th सेंचुरी। ठीक है, फ़ख्र मुदब्बिर ने 13वीं शताब्दी में लिखा, क्या लिखा? अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। एक राजा यानी एक जो शासक होता है बिना सैनिक के सर्वाइव नहीं कर सकता, यानी जीवित नहीं रह सकता। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लीव विदाउट सैलरीज। और सोल्जर जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, वो बिना सैलरी के नहीं रह सकते। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। और ये रेवेन्यू कहाँ से आती थी? किसानों से लिए जाती थी कर के रूप में। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पिरस एंड हैप्पी। लेकिन ये जो किसान होते हैं वो आपको रेवेन्यू तभी देंगे जब वो समृद्ध हों और वो खुश हों, तभी आपको वो दे सकते हैं। ओके, टैक्स। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड हॉनेस्ट गवर्नेंस। ऐसा तभी होता है जब राजा कैसा हो? जब राजा आपका न्याय और ईमानदार शासन को बढ़ावा देता है। ओके, नेक्स्ट, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन द माइंड। कुछ एडिशनल डिटेल्स जो हैं आपको अपने मस्तिष्क में रखना है। फर्स्ट क्या है? द ऑथर्स ऑफ द त्वारिक लिव्ड इन द सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली इवर इन द विलेज। कह रहा है जो त्वारिक के जो लेखक थे वो मुख्यतः दिल्ली में, ओके, दिल्ली में रहते थे, हार्डली इवन इन द विलेज, मुश्किल से ही वो गांव में रहते थे। दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज ऑफ फॉर सुल्तान्स एंड द होप ऑफ रिच टूवर्ड्स रिवार्ड्स, मतलब होता है जो इनाम। वे अक्सर जो है वो जो इतिहास क्यों लिखते थे? वो सुल्तान से वो चाहते थे कि उन्हें रिवॉर्ड मिले, यानी पुरस्कार मिले। And these authors advised ruler on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. ये लेखक शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित एक आदर्श सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की ज़रूरत पर सलाह देते थे। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। उनके विचारों से सभी सहमत नहीं थे। ओके, नेक्स्ट, इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया, 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी जिसका नाम क्या था? रजिया था। वो क्या बनी? वो सुल्तान बनी। ओके, बिकेम सुल्तान। द क्रोनिकलर ऑफ द एज मिनहाज उस सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन ऑल अदर ब्रदर्स। उस युग के इतिहासकार मिनाज उस सिराज ने माना कि वह जो है अपने सभी भाइयों से ज़्यादा योग्य और कुशल शासक बन सकती है। ओके, बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। लेकिन वह एक रानी को शासक के रूप में देखने को सहज नहीं थे। ओके, जितने भी मेल पर्सन थे वो नहीं चाहते थे कि एक लेडी जो है वो शासक राजा बने, नहीं शासन करे। नॉर वर द नॉवेल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल एंड independently she was removed from the throne in 1240। ना ही कुलीन वर्ग उनके स्वतंत्र शासन के प्रयासों से खुश था। ओके, 1240 में उन्हें गद्दी से उतार दिया गया। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ पेज नंबर 33। बेसिकली रज़िया सुल्तान को निकालने का मेन रीज़न था क्योंकि सभी जो है जो मेल शासक थे या मेल जो भी लोग वहाँ काम करने वाले वो नहीं चाहते थे कि मुझे एक लेडीज़ के सामने जी हजूरी करना पड़े। ओके, ये एक मेन रीज़न था। आज के युग की तरीके नहीं कि आदमियों को और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं किया जाता है। ये बहुत पहले की बात है, ये आपका 1236 की बात है। तब का लोगों का सोच जो बिल्कुल अलग था।
व्हाट मिनहाज उस सिराज थॉट अबाउट रजिया, मिनहाज उस सिराज रजिया के बारे में क्या सोचते थे। व्हाट अदर इम्पॉर्टेंट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया डिड, और अदर जो फीमेल शासिका जो थी उन्होंने भारत के लिए क्या किया। मिनहाज उस सिराज थॉट दैट द क्वींस rule went against the ideal social order created by God in which women were supposed to be subordinate to men. मिनहाज उस सिराज का मानना था कि रानी का शासन ईश्वर द्वारा निर्मित आदर्श सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध था। ओके, he therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities. इसीलिए उन्होंने कहा, किसने कहा, मिनहाज उस सिराज ने कहा कि उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा ईश्वर की सृष्टि के रजिस्टर में चूंकि उनका हिसाब पुरुषों के कॉलम में नहीं आता था तो उन्हें अपने सभी उत्कृष्ट गुण कैसे प्राप्त हुए। On her inscriptions and coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. अपने शिलालेखों और सिक्कों पर रजिया ने खुद को सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री बताया। This was in contrast to the Queen Rudrama Devi 1262-1289 of Kakatiya dynasty of Warangal, part of modern Andhra Pradesh. यह आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल की काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी, जिनका कार्यकाल 1262 से 1289 से बिल्कुल अलग था। रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड शी वाज अ मैन। रुद्रमा देवी ने अपने शिलालेखों पर अपना नाम बदल दिया और पुरुष होने का दिखावा किया। वो ये शो करने लगी रुद्रमा देवी कि वो एक आदमी है। ओके, अनदर क्वीन, एक दूसरी रानी थी जिनका नाम क्या था, डिड्डा, रूल्ड इन द कश्मीर। इन्होंने कश्मीर में रूल किया था 980 to 1003, 980 से इन्होंने राज करना चालू किया और 1003 में इनका राज्यकाल ख़त्म हो गया था। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर। इनका जो टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो कि दीदी के रूप में जाना जाता था या एल्डर सिस्टर के रूप में। एंड ऑब्वियसली एफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट, जो स्पष्ट रूप से एक स्नेही शब्द है। ओके, जो किसी प्रिय शासक को उसकी प्रजा द्वारा दिया जाता है। ये जो नाम दिया गया था, सभी उनको वो बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए प्रजा ने ये नाम दिया था। ओके, क्या दिया था, दीदी या एल्डर सिस्टर। अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स, एक नज़दीकी नज़र खिलजी और तुगलक के बारे में। यानी यहाँ पर टॉपिक क्या कवर कर रहा है, खिलजी और तुगलक के शासन के बारे में। द कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governor and administrator. दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए विश्वसनीय राज्यपालों और प्रशासकों की आवश्यकता थी। rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called bandagan in Persian. दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों विशेषकर इल्तुतमिश ने कुलीनों और जमींदार सरदारों को राज्यपाल नियुक्त करने के बजाय सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए अपने दासों को, जिन्होंने परसी में बंधन कहा जाता है, को प्राथमिकता दी। मतलब यहाँ कहना चाहता है कि जो इल्तुतमिश थे वो बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो उनके सेवक हैं, जो उनका सेवा करते हैं, इन गरीब लोगों को अगर हम कोई ऊंचा पद देंगे तो ये हमारी इज्जत करेंगे, ठीक है। और इन पर जो इल्तुतमिश को जो है बहुत विश्वास था, ठीक है, क्योंकि ये गरीब थे, ये धोखा नहीं दे सकते, इनका ये मानना था। दे वर केयरफुली ट्रेंड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज इन द किंगडम। उन्हें राज्य के कुछ सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया जाता था, ठीक है, यानी ट्रेनिंग दी जाती थी।
कि इम्पोर्टेंट कुछ काम हो तो उनको पहले ट्रेनिंग दें ताकि वो चीज़ें सीखें, तब वो आकर के वो काम करें शासन प्रबंध का। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेड अपॉन देयर मास्टर, यद्यपि ये पूरी तरीके से अपने मास्टर पर डिपेंड थे, ठीक है, अपनी राजा पर डिपेंड थे। द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन दिम, सुल्तान को उन पर भरोसा था और उन पर निर्भर कर सकते थे। सुल्तान जो है उन पर भरोसा कर सकते थे और उन पर निर्भर रह सकते थे। टर्न पेज नंबर नेक्स्ट विच इज पेज नंबर 34। स्लेव रेदर देन सन्स, यानी सन्स को छोड़ करके स्लेव को वरीयता देना। स्लेव मतलब दास, ठीक है, जो हमारे यहाँ काम करते, राजा महाराजा के काम करते थे, नौकर चाकर। द सुल्तान्स वर एडवाइज्ड, सुल्तान को एडवाइस दिया गया, क्या दिया गया? अ स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after for its needs and a whole lifetime, and a good luck to find a worthy and experienced slave। इसका मतलब है एक गुलाम जिसे पाला पोसा और आगे बढ़ाया गया हो, उसकी देखभाल ज़रूरी है, क्योंकि एक योग्य और अनुभवी गुलाम पाने के लिए पूरी ज़िंदगी और अच्छी किस्मत की ज़रूरत होती है। वाइज मैन हैव सेड दैट वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज़ बेटर दैन अ सन, विद्वान लोगों का कहना है कि एक योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बेहतर होता है। यहाँ पर जो अनुभवी का कहना है कि एक बच्चा जो आपका खुद का है वो इतना वफादार नहीं होगा यदि आप किसी गरीब स्लेव, ठीक है, दास को अगर उसको आप एक बड़ी पोस्ट पर रखते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी भर आपकी सेवा करेगा, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई अ स्लेव वुड बी बेटर दैन अ सन, क्या आप कोई एक रीज़न ढूंढ सकते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि एक सन की तुलना में, एक बच्चे की तुलना में जो दास होते हैं वो ज़्यादा वफादार होते हैं। The Khaljis and Tughlaqs continued to use Bandagan and also raised people of humble birth who were often their cities to high political position। खिलजी और तुगलक वंश बंदगान का प्रयोग जारी रखते थे और साधारण परिवार के लोगों को जो अक्सर उनके मुवक्किल होते थे, ओके, क्लाइंट्स मतलब मुवक्किल होते थे, उच्च राजनीतिक पदों पर नियुक्त किया जाता था, यानी उनको उच्च पदों पर नियुक्त करते थे। दे वर अपॉइंटेड एज अ जनरल्स एंड गवर्नर्स, उनको जनरल्स और गवर्नर के पद पर अपॉइंट किया जाता था, ठीक है, यानी सेनापति और राज्यपाल जिसे कह सकते हैं। हाउएवर दिस इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हालांकि इससे राजनीतिक अस्थिरता का एक तत्व भी पैदा हुआ, ओके। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons but not to their heirs। दास और मुवक्किल अपने स्वामियों और संरक्षकों के प्रति वफादार थे लेकिन अपने उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट्स, सुल्तानों के अपने सेवक होते थे। एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सा कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी, परिणाम स्वरूप नए राष्ट्र के राज्याभिषेक के समय अक्सर पुराने और नए कुलीन वर्ग के बीच संघर्ष देखने को मिलता था। द पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो सॉक्ड बाय मेनी सिटी एलिटीज एंड द ऑथर्स ऑफ अ पर्शियन तारिक criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high offices। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा इन विनम्र लोगों को दिए गए संरक्षण ने भी कई कुलीन वर्ग को झकझोर दिया और फारसी तारीख के लेखकों ने निम्न और नीच लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की, ओके। मतलब यहाँ पर लोग विरोध भी करने लगे कि भाई उच्च पद पर इन छोटे छोटे जाति के लोग और नौकरों को क्यों उच्च पद पर बैठाया जा रहा है, तो कुछ लोग इसके आलोचक भी बन गए, तो दिल्ली की सुल्तानों की आलोचना की जाने लगी। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी, सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमर अ वाइन डिस्लर, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने शराब बनाने वाले अजीज खुमार नाई जो यहाँ पर थे, फिरोज हज्जाम जो नाई थे, उनको बारबर मनका
तबक रसोइयाँ मनका तबक और अ कुक एंड 2 गार्डनर्स, 2 माली और रसोइयाँ, लदा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लदा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया। जियाउद्दीन बरानी मिड 14th century chronicler reported their appointment as a sign of for the Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने उनकी नियुक्ति को सुल्तान की राजनीतिक निर्णय क्षमता को कमी और शासन करने में उनकी अक्षमता का संकेत बताया। ये कौन बताए थे? ये बताए थे जियाउद्दीन बरनी। यानी उनका कहना था कि आप जो आपकी मतलब जो है निर्णय में वो क्षमता करने की वो ताकत नहीं, जिसकी वजह से आप छोटे छोटे स्लेब्स को जो है आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया दिल्ली सुल्तान के मोहम्मद तुगलक को। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाए, वाई डू यू थिंक बरानी क्रिटिसाइज द सुल्तान? आप क्यों ये समझते हैं कि बरानी ने जो है सुल्तान को क्रिटिसाइज़ किया? यही इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया कि इनका ये कहना था कि आप बड़े लोगों को ना नियुक्त करके छोटी जाति के लोगों को, अपने दासों को जो है आप बड़े पोस्ट पर रख रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आप जो है एक मतलब बड़े डिसीजन को लेने के लायक नहीं हैं। आप बड़ा जजमेंट एक राजा के पोस्ट में जो लेना चाहिए वो आप करने के काबिल नहीं हैं। ठीक है, यानी इनकी काबिलियत पर सवाल उठाया था बरानी ने। ओके, टर्न योर पेज नंबर 35। लाइक द अर्लियर सुल्तान्स, द खिलजी एंड द तुगलक monarchs appointed military commanders as the governor of the territory of varying sizes। पूर्ववर्ती सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक सम्राटों ने भी विभिन्न आकार के प्रदेशों के शासकों में सैन्य कमांडरों की नियुक्ति की। These lands were called इक्ता and their holders were called इक्तादार और मुक्ति। इन जमीनों को इक्ता कहा जाता था और उसके धारकों को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। The duty of the मुक्तीज was to lead military campaign and maintain law and order in their इक्ताज। मुक्तियों का कर्तव्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। In exchange for their military services, the Muktis collected the revenues of their assignments as a salary। अपनी सैन्य सेवाओं के बदले में मुक्ति अपने कार्यभार से प्राप्त राजस्व को वेतन के रूप में वसूलते थे। They also paid for their soldiers for these revenues। वे इसी राजस्व से अपने सैनिकों को वेतन भी देते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर office was not inheritable and if they were assigned iqtas for a short period of time before being shifted। मुक्तियों पर नियंत्रण सबसे प्रभावी तब होता था जब उनका पद उत्तराधिकार में न मिलता हो और उन्हें स्थानांतरित होने से पहले थोड़े समय के लिए इक्ता सौंपा जाता हो। These harsh conditions of services were rigorously imposed during the reigns of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सेवा की ये कठोर शर्तें सख्ती से लागू की गईं। अकाउंटेबल वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की मात्रा की जांच के लिए राज्य द्वारा लेखाकार नियुक्त किए जाते थे। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति केवल राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और उनके पास आवश्यक संख्या में सैनिक हों। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats and the rich landlords to accept their authority। जैसे ही दिल्ली के सुल्तानों ने शहरों के भीतरी इलाकों को अपने नियंत्रण में लिया, उन्होंने जमींदारों, सरदारों, सामंत, अभिजात वर्ग और धनी जातियों को अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन राज्य ने भू राजस्व के आकलन और संग्रह को अपने नियंत्रण में लिया।
The right of the local chieftains to leave taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. स्थानीय सरदारों के कर लगाने के अधिकार समाप्त कर दिए गए और उन्हें कर के लिए भी बाध्य किया गया. The sultans and administrators measured the land and kept careful accounts. सुल्तान की प्रशासक ज़मीन की पैमाइश करते थे और सावधानीपूर्वक हिसाब किताब रखते थे. Some of the old chieftains and the old landlords served the sultan and revenue collections and assessor. कुछ पुराने सरदार और ईमानदार और ज़मींदार सुल्तान की राजस्व संग्रहकर्ता और कर निर्धारक के रूप में काम करते थे. दीज वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. ये 3 तरीके के टैक्स होते थे. ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस. खेती पर जिसे खराज कहा जाता था और जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था. ऑन कैटल मवेशियों पर यानी जानवरों पर. ऑन हाउसेज घरों पर. It is important to remember that the large part of the subcontinent remained outside the control of the Delhi sultans. याद रखना ज़रूरी है कि उप महाद्वीपों का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के नियंत्रण से बाहर रहा. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, and the entire regions became independent, even in the Gangetic Plains. दिल्ली से बंगाल जैसे दूरस्थ प्रांतों पर नियंत्रण करना मुश्किल था और दक्षिण भारत पर कब्जा करने के तुरंत बाद पूरा क्षेत्र स्वतंत्र हो गया, यहाँ तक कि गंगा के मैदान भी. इवन इन द गैंगेटिक प्लेन का मतलब हो तो यहाँ तक कि गंगा के मैदान भी. टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ पेज नंबर 36. देयर वर फॉरेस्टेड एरिया. ये जंगली इलाका था, जंगल का इलाका था. दैट सुल्तान फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट. जिसमें सुल्तान की सेनाएं नहीं घुस सकती थी. लोकल चिफ्टियंस एस्टैब्लिशेस देयर रूल इन दीज रीजन्स. लोकल सरदारों ने इन इलाकों में अपना शासन स्थापित किया. समटाइम्स रूलर लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरिया बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. कभी कभी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे शासक इन इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाए, लेकिन केवल कुछ समय के लिए. ओके. चिफ्टियंस एंड देयर फोर्टिफिकेशंस. सरदार और उनकी किलेबंदी. फोर्टिफिकेशन मीन्स किलेबंदी. इब्न बतूता, अ 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes. मोरक्को अफ्रीका से 14वीं शताब्दी के एक यात्री इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी कभी fortified themselves in the mountains, in rocky, uneven and rugged places as well as bamboo groves. पहाड़ों, पथरीले, उबड़ खाबड़ और इलाकों के साथ साथ बांस के झुरमुटों में भी उन्होंने अपनी किलेबंदी कर ली. इन इंडिया द बैम्बू इज़ एज नॉट हॉलो एज इट बिग. भारत में बांस खोखला नहीं होता, वह बड़ा होता है. इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरवाइंड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम. उनके कई हिस्से आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि आग भी उन पर असर नहीं कर पाती. एंड दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग. और कुल मिलाकर वे बहुत मजबूत होते हैं. द चिप्सियंस लाइव इन दीज फॉरेस्ट एंड विच सर्व देम एज अ रैम्पार्ट्स इनसाइड विच आर देयर कैटल एंड देयर क्रॉप्स. सरदार इन्हीं जंगलों में रहते थे जो उनके लिए काम करते हैं, जिनके अंदर उनके मवेशी और उनके फसलें रहा करती थी. देयर इज़ ऑल्सो वाटर फॉर देम विद इन दैट इज़ रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर. उनके लिए अंदर पानी भी है, यानी बारिश का पानी जो वहाँ जमा होता है. हैंस दे कैन नॉट बी सबड्यूड एक्सेप्ट बाय पावरफुल आर्मीज who
During these forests cut down the bamboos with specially prepared instruments. इसलिए उन्हें शक्तिशाली सेनाओं के अलावा किसी और के द्वारा नहीं वश में किया जा सकता, जो इन जंगल में घुसकर विशेष रूप से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काटती थी. Describe the ways in which the chieftains arranged for their defense. सरदारों ने अपनी सुरक्षा के लिए किस प्रकार प्रबंध किया, इसका वर्णन कीजिए. The Mongols under the Genghis Khan invaded Transnistria in the northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान की ट्रांसएक्शिया नाम पर आक्रमण किया और उसके तुरंत बाद दिल्ली सल्तनत को उनके आक्रमण का सामना करना पड़ा. मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर ऑफ द मोहम्मद तुगलक रूल्स. अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल और मोहम्मद तुगलक के शासन के शुरुआती वर्षों में दिल्ली सल्तनत में मंगोलों के हमले बढ़ गए. दिस फोर्स्ड द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज. इससे दोनों शासकों को दिल्ली में एक बड़ी स्थायी सेना जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती उत्पन्न हुई. The Sultanate in the 15th and 16th century. 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत. टेक अ लुक एट टेबल नंबर 1 अगेन. कह रहा है कि फिर से टेबल नंबर 1 को आप देखो. यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स, आप नोटिस करेंगे कि तुगलक के बाद सैयद एंड लोधी डायनेस्टी रूल्ड, कि सैयद और लोधी डायनेस्टी ने इसके बाद रूल किया, यानी शासन किया. जब आप उस टेबल को देखेंगे. टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट, विच इज पेज नंबर 37. फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526. दिल्ली और आगरा से लेकर 1526 तक. बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडियन हैड इंडिपेंडेंट रूलर हु एस्टैब्लिशेस फ्लोरिशिंग स्टेट्स एंड प्रॉस्परस कैपिटल्स. तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक स्थापित हो गया, जिन्होंने समृद्ध राज्य और समृद्ध राजधानियाँ स्थापित की. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द इमरजेंसी ऑफ अ न्यू रूलिंग ग्रुप लाइक द अफगान्स एंड राजपूत. ये वही काल था, ये वही शासनकाल था जब अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समुदायों का उदय हुआ. Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. इस काल में स्थापित कुछ राज्य छोटे लेकिन शक्तिशाली और अत्यंत सुशासित थे. शेर शाह सूर 1540 to 1545. इन्होंने 5 साल शासन किया था शेर शाह सूरी ने. स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्पायर हुमायूं 1530 to 1540, 1555 to 1556. शेर शाह सूरी जो कि 1540 में इनका शासन काल शुरू हुआ था और 1545 में ख़त्म हो गए, ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से क्षेत्र के प्रबंधक के रूप में अपना जीवन शुरू किया और अंततः मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और पराजित किया. शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी. शेर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अपना राजवंश स्थापित किया. ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स. यद्यपि सूर वंश ने केवल 15 वर्षों तक शासन किया. इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट. लेकिन उसने एक ऐसा प्रशासन शुरू किया जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कुछ तत्व उधार लिए और उसे और अधिक कुशल बनाया. शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्पायर अकबर व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर. शेर शाह का शासन महान सम्राट अकबर जो कि 1556 से 605 के लिए एक आदर्श बन गया जब उसने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ किया. So in this way the whole chapter explanation has been ended and hopefully you like my explanation. If you like my explanation, please like the video and subscribe to me. Bye bye.